चैप्टर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको, राइट। हिंदी में कहते हैं देश के सामान्य निवासी। एक्चुअली जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमारी कंट्री की ओवरऑल इनकम को जीडीपी कहते हैं। कंट्री की इनकम को, ओनली हमारी कंट्री की इनकम, बाहर की इनकम को नहीं। और अगर हम ओवरऑल इनकम ले लें, ठीक है, तो उसको कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन है कि किसके इनकम को कैलकुलेट करें। अब इंडिया में सिर्फ इंडियंस तो नहीं है ना, फॉरेनर्स भी है यहाँ पे, राइट। और इंडिया के लोग सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो भी फॉरेन में है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम अपने कंट्री का नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो कौन सी इनकम को लें? हम अपने इंडिया के लोगों की इनकम को लें, या इंडियंस बाहर गए हैं क्या उसके भी इनकम को कंसीडर करना है, या जो हमारे फॉरेनर्स जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं क्या उसकी भी इनकम को कंसीडर करना है। ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो किसके इनकम को कंसीडर करें, दैट्स व्हाई हमें ये पढ़ना पड़ता है। तो ओवरऑल जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में सिर्फ मैं उसी का इनकम कंसीडर करूंगा जो हमारे कंट्री का रेसिडेंट होगा, राइट। किसके इनकम को कंसीडर करूंगा? जो हमारे कंट्री का क्या होगा? रेसिडेंट होगा। अब इस बार जब ये क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था इस बार फाइनल पेपर में, कि डिफाइन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो बहुत सारे बच्चों ने नॉर्मल रेसिडेंट बोल दिया, जो इंडिया में रहता है उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए सिटीजनशिप होना जरूरी नहीं है, नागरिकता। आप किसी भी कंट्री के इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए इंडिया का सिटीजन होना जरूरी नहीं। Who is a citizen of India? जिसका यहाँ बर्थ हुआ है, जिसका ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बोलता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तो वो सब बनता है, तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे कंट्री का क्या है? रेसिडेंट, सिटीजन। तो रेसिडेंट कैलकुलेट करने के लिए ये सिटीजनशिप से हमें कोई लेना देना नहीं। एक बात बताओ, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि रेसिडेंट कैलकुलेट करने के लिए सिटीजनशिप का होना जरूरी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में फिर कोई भी पर्सन वो रेसिडेंट हो सकता है, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नहीं है, क्योंकि हमने तो इसको इग्नोर ही नहीं कर दिया ना। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का भी अगर हमारे इंडिया में है ना, वो भी रेसिडेंट हो सकता है, बांग्लादेश का भी रेसिडेंट हो सकता है, अफगानिस्तान का भी रेसिडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। फिर क्वेश्चन ये है कि रेसिडेंट कैसे फिर कैलकुलेट करेंगे? तो रेसिडेंट कैलकुलेट करने के लिए हम एक्चुअली क्या देखते हैं, हम उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हैं कि उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है। रेसिडेंट होने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कहते हैं आर्थिक रुचि। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ना, रेसिडेंट के लिए
हमें ये देखना पड़ता है कि उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप इनकम कहाँ जनरेट कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है, जनरेशन ऑफ इनकम। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। कैसे आपको पता लगेगा कि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है? तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इनकम को अर्न कर रहे हैं। जनरेशन ऑफ इनकम का मतलब यही हुआ कि यहाँ पैसा कमा रहे हैं आप, और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम का मतलब ये हो गया जैसे भी मंच खा रहे हैं आप लोग, दिस इज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, यहीं पर क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो आपको यही कमाना, यही खाना है, जिसका मतलब आप यहाँ के क्या है, रेसिडेंट। आई बात समझ में? तो रेसिडेंट होने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। किस कंट्री का है मैटर नहीं करता। देखिए, अगर आप किसी कंट्री में रहेंगे और आप वहां पैसा कमाएंगे तो भूखे तो नहीं रहेंगे आप लोग, कुछ ना कुछ तो खर्च करेंगे। और डिस्पोजिशन का मतलब एक्सपेंस ही तो हो गया, डिस्पोज करना। डिस्पोज मतलब आप पैसा डिस्पोज करके जो आए ना, बस तरीका अलग है कि डिस्पोज मतलब फेंक के नहीं आए, हाँ, डस्टबिन वाला डिस्पोज नहीं, मतलब आपने उसको खत्म कर दिया, राइट। तो हम डिस्पोजिशन कहते हैं उसको। तो बेसिकली ये है आपका डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए वो एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 ईयर, कम से कम 1 ईयर, ठीक है। तो यहां से साफ समझ में आता है कि कोई भी पर्सन इंडिया का रेसिडेंट तब होगा जब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इंडिया में और एटलीस्ट कितना है, 1 ईयर, ठीक है। अच्छा, आगे जाकर के अगर कोई फॉर एग्जांपल बीकॉम कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, ठीक है, बीकॉम अगर कर रहे हैं और टैक्स पढ़ना पड़ जाए आप लोगों को, फिर वहां पर मुझे कोर्स मत देना कि सपन सर इकोनॉमिक्स में आओ और गलत गलत पढ़ा के चले गए, क्योंकि वहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस अलग है, ठीक है, वहां पर क्या है, अलग। इनकम टैक्स, वो भी मैं बता ही देता हूँ, याद कर लोगे एक बार। इनकम टैक्स ये कहता है कि अगर आप किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई फॉरेनर है या इंडिया के ही लोग हैं, अगर वो 182 डेज भी रहता है ना, यहाँ पर 1 साल की बात की ना मैंने, यहाँ पर 182 डेज अगर रहा है, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2023-24, यही है ना। तो अगर आप 2022-23 में 182 डेज के लिए भी रहते हैं तो आप हमारे कंट्री का रेसिडेंट हो जाएंगे, मतलब 6 महीने। अब वो भी जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूसली, नो, 10 दिन आए चले गए फॉरेन, फिर आके 1 महीना रह गए, फिर फॉरेन चले गए, फिर आके रह गए, ओवरऑल कितना, 182 डेज अगर आप रह रहे हो प्रीवियस ईयर में, तो आप हमारे कंट्री के कौन है, रेसिडेंट्स है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उस बंदे को टैक्स देना पड़ जाएगा, समझ में आ रही बात। उस अगर वो 182 डेज यहाँ रखे कमाता है ना, तो उस बंदे को उस इनकम पर यहाँ पर टैक्स देना पड़ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या घूमने आया तो पैसा नहीं कमाएगा ना। फिर आप अगर फॉरेन जा रहे हो घूमने के लिए, वहां जाके क्या नौकरी करने लगोगे, है ना, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, अब इंडियन ना बहुत चालाक होते हैं सर, फॉरेन में भी लगता है अगर आप कितने दिन रुकते हो या फिर वहां पे सबकी टैक्स पॉलिसीज अलग अलग, बहुत सारे कंट्री में सिमिलर है, बहुत सारे कंट्री में अलग अलग है। और अब आपको मैं बता दूं, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग जो होता है ना, वो मोस्टली दूसरे कंट्री से ही फॉलो करते हैं, ठीक है, मोस्टली लंदन का फॉलो होता है। बहुत सारे रूल्स अगर आपने 11th में ध्यान से पढ़ा होगा, अकाउंट का फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एटसेट्रा, ठीक है, तो वो लिखा होगा CIMA लंदन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंट्री में भी ये चीजें फॉलो होती है, राइट।
अगर मान लो कोई 180 डेज ही रह गया तब तो वो रेसिडेंट नहीं होगा, है ना। बहुत सारे लोग चालाक होते हैं यार, 182 दिन में 80 दिन में निकल लेते हैं, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वो क्या करता है, गवर्नमेंट कहता है कि अगर इसके पिछले 4 साल में, मतलब ये 22-23 है ना, मतलब 18-19, 19-20, 21-22, मतलब 17-18, 18-19, 19-20 और 21-22, पिछले 4 साल में अगर तुम 365 डेज भी रह रहे हो और इस ईयर में 60 दिन भी रहे, 180 डेज को हटा दो, पिछले साल 60 दिन रहे और उसके पिछले 4 साल में 365 दिन रहे हो, तो भी आप उस कंट्री का क्या हो जाएंगे, रेसिडेंट हो जाएंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन कहता है, इनकम टैक्स कहता है। समझ में आ रही बात। लेकिन आपको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही, बस ऐसे ही जस्ट फॉर नॉलेज बताया मैंने। अदरवाइज सिंपल सा फंडा है, जो हमारे कंट्री में जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट एटलीस्ट 1 ईयर और मोर रहेगा, वो हमारे कंट्री का क्या होगा, रेसिडेंट होगा। इज दैट क्लियर। और रेसिडेंट सिर्फ इंसान नहीं होता, रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन भी होता है। समझ में आ रही बात। सिटी बैंक का नाम सुना है? यस सर। इंडियन बैंक है या फॉरेन बैंक है? फॉरेन बैंक, ठीक है। अब सिटी बैंक फॉरेन बैंक है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ब्रांच है इसका, राइट। तो ये जो सिटी बैंक है, इंडिया में जो ब्रांच है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में, इंडिया में जितने भी ब्रांच होगी ये इंडिया का क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। तो रेसिडेंट सिर्फ एक पर्सन नहीं होता, इंस्टीट्यूशन भी होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी एक क्या है, पर्सन। कौन सा पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। 11th क्लास के अकाउंट्स में पढ़ा होगा, बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। मतलब उसका क्या है, आप ह्यूमैनिटीज के हो, आर्ट्स के हो, नहीं हो, कॉमर्स के। व्यवसाय का एक अलग से क्या होता है, वो क्या कहते हैं एंटिटी को, थोड़ा याद है। ओवरऑल ये है कि कोई पर्सन और इंस्टीट्यूशन अगर हमारे कंट्री में रहता है तो हमारे कंट्री का क्या हो जाएगा, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो वो हमारे कंट्री का रेसिडेंट है। लिख लो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का डेफिनेशन लिख लो। सॉरी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कह रहा हूं, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री का डेफिनेशन लिख लो। यही है ना टॉपिक हमारा, टॉपिक तो यही है ना, ये चैप्टर का नाम है और ये टॉपिक है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। लिया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, ध्यान दो, अब यहाँ पर कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी। देखो इधर ध्यान, अभी कुछ लिखना मत, बस देखो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, जैसे कि आपका WHO हो गया, ठीक है, UNO हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, जो भी, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्था, राइट। ये किसी भी कंट्री का रेसिडेंट नहीं होता, किसी भी कंट्री का। अगर इसका ब्रांच मान लीजिए WTO का ब्रांच इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है और सालों से, तो भी ये रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इंटरनेशनल। और दूसरी बात ये भी है ना होने का, ये वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो प्रॉफिट मोटिव के रंग से चलता है, आई मीन प्रॉफिट मोटिव के अकॉर्डिंग चलता है, राइट। WTO कब आया था
पता है? नहीं 1995 सर कैसे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री का रेसिडेंट नहीं होता है, क्योंकि इनका मेन मोटिव होता है कंट्री के बीच में रिलेशंस को स्मूथ रखना, राइट, और ट्रेड को प्रमोट करना। ये वाला टॉपिक मैंने इसीलिए आपसे पूछा, और क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करें। पहले इसका नाम था गैट, GATT, उसको फिर नेम चेंज करके WTO कर दिया, ठीक है, वो हम डिस्कस। WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान से सुनो, दूसरा वाला इंटरेस्टिंग है। ये जो इवन फॉरेन एम्बेसीज भी नहीं होता, ठीक है, फॉरेन एम्बेसीज का केस अलग है, इसलिए मैं इसको अलग इसमें इंक्लूड नहीं किया, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री का रेसिडेंट नहीं होता, क्योंकि उसका मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, अपने फायदे के लिए कर रहा है। हमारे कंट्री में बहुत सारे एनजीओ है ना, तो एनजीओ जो है वो तो चलो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा है, मतलब चल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो तो प्रॉफिट। मेरे भैया भी एक पुणे में रहते हैं, वो एनजीओ में ही काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए, ठीक है, तो है तो एनजीओ, ठीक है, लेकिन वो तो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली क्या है कि अब क्या करें, अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो employees in international organization देखो, इसको मैं शॉर्टकट समझाऊंगा, बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है इसके बारे में। पहले आप ये देखो कि अगर वो एम्प्लॉय है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए WTO का एक ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है, तो ये WTO रेसिडेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर WTO के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, एम्प्लॉय आर वर्किंग, अगर इसमें कोई एम्प्लॉइज काम कर रहा है तब क्या करेंगे भाई, है ना। तो इस कंडीशन में इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। पहले ये देखो कि वो एम्प्लॉय है कौन सा, इंडियन है या फॉरेन। पहले ये देखेंगे कि एम्प्लॉय कौन सा है, इंडियन है या फॉरेन। अच्छा एक बात बताओ, जो इंडियन एम्प्लॉय है और इंडिया में ही सिचुएटेड है, ये आपका क्या WTO, ठीक है, ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही होगा, वो तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, रेसिडेंट होना ही होना है, होना या नहीं होना है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही होगा, तो ये तो होगा रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट, राइट। लेकिन अगर कोई फॉरेन एम्प्लॉय है तो यहाँ पर देखना होगा कि वो कब से काम कर रहा है। अगर लेस देन 1 ईयर काम कर रहा है तब तो वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। क्या होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। समझ में आ रही बात। और अगर एटलीस्ट 1 ईयर और मोर काम कर रहा है तब वो क्या होगा, रेसिडेंट। समझ में आ रही बात। अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में मैं समझाता हूँ, सिंपल। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, उसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर इंडियन है तो रेसिडेंट होगा, फॉरेन है तो चेक करेंगे 1 साल से कम है तो नहीं होगा, 1 साल से ज्यादा तो होगा। आया समझ में। ये 2 केस मैंने बता दिया। पहला केस कि इसको इंक्लूड नहीं करना, दूसरा केस कि इसमें इसको और इसको करना, इसको नहीं करना। तीसरा केस ये है, स्पेस नहीं है इसमें, नेक्स्ट पेज ले लो, नेक्स्ट इसी में फिर छोटा करके एक साथ निकाल दूंगा। तीसरा ये है आपका कि अगर बॉर्डर वर्कर है, ठीक है,
जो कि रेगुलरली बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। बॉर्डर वर्कर who regularly क्रॉस बॉर्डर। मान लो मिस्टर ए है जो नेपाल और इंडिया के बीच में बस सर्विस दे रहा है, इंडिया से नेपाल और नेपाल से, तो बॉर्डर वर्कर हो गया, फिर बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। एक बात बताओ, ये इंडिया के पैसेंजर को उठा करके नेपाल में छोड़ रहा है और नेपाल के पैसेंजर को उठा करके इंडिया में, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इसका कौन सा कंट्री है? तो दोनों में कमा खा रहा है, यहाँ भी कमा रहा है, यहाँ भी कमा रहा है, यहाँ भी खा रहा होगा, भूख लग रही है तो यहाँ भी खा रहा होगा। समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस कंडीशन में आप रेसिडेंट फिर कैसे चेक करेंगे? आपको ये देखना होगा कि मिस्टर इन रहता कहाँ है। अगर वो नेपाल में रहता है तो नेपाल का रेसिडेंट हो जाएगा, और अगर वो इंडिया में रहता है वो कहाँ का हो जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट। सिंपल। आपको ये देखना है कि अगर कोई बॉर्डर वर्कर रेगुलरली बॉर्डर को क्रॉस करता है, ठीक है, बॉर्डर वर्कर हु रेगुलरली क्रॉस द बॉर्डर, then he will be considered as resident of that country where he resides. आया समझ में? ये किस केस में है? बॉर्डर के केस में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है फॉरेन एम्बेसीज, ठीक है। अगर फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में सिचुएटेड है, फॉरेन एम्बेसीज अगर इंडिया में सिचुएटेड है, वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सिचुएटेड भले ही इंडिया में है लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने कंट्री में। अब बताइए ये जो फॉरेन एम्बेसीज जो है ये क्या काम है इनका? अगर आपको चाइना जाना है, आप कौन से गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे? चाइनीज गवर्नमेंट से या इंडियन गवर्नमेंट से? चाइनीज गवर्नमेंट। चाइना वाले वो डिसाइड करेगा ना कि आपको आने देगा या नहीं आने देगा, है ना। और अगर कोई चाइनीज पर्सन यहाँ पर आता है, उसके साथ कुछ मान लो इंसिडेंट हो गया, गलत इंसिडेंट हो गया, या उसने कोई गलत चीजें कर दी यहाँ पर, तो उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? एम्बेसीज में जाकर। उसी के पास डिटेल्स होंगे, कहाँ का बंदा है, क्या किया है, नहीं। इंडियन एम्बेसी उसी के पास होगा। तो ये जो एम्बेसीज होते हैं ना, जितने ये अपने कंट्री के लिए काम करता है, ये भले ही सिचुएटेड है इंडिया में, बट इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अपना ही कंट्री है। तो इसलिए जितने भी फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में हैं वो हमारे कंट्री का रेसिडेंट नहीं होगा। सिमिलरली इंडियन एम्बेसी जितने भी अब्रॉड में होंगे वो हमारे कंट्री के क्या होंगे? रेसिडेंट। भले ही इंडियन एम्बेसी कहाँ रह रहा है? अब्रॉड में, वहीं पर सिचुएटेड है, लेकिन रेसिडेंट वो कहाँ का होगा? हमारे। अगर कोई भारतीय दूतावास, हिंदी में नहीं इंग्लिश में बता दो अगर कोई इंडियन एम्बेसीज लोकेट करता है अब्रॉड में, ठीक है, वो भले ही अब्रॉड में है लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यही है, तो वो रेसिडेंट यही का माना जाएगा। रिलायंस की एक कंपनी है अब्रॉड में, है ना, और वहीं पर बिजनेस को रन कर रहा है, बताओ कहाँ का रेसिडेंट होगा? इंडिया का या अब्रॉड का? इंडिया का।
अब्रॉड का होगा, Abroad का होगा। क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब्रॉड में है। मुझे लगा- लेकिन वही अब दोबारा सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ, इंडियन रिलायंस भी इंडियन कंपनी है ना, Yes, sir. लेकिन वो अब्रॉड का होगा क्योंकि उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब्रॉड में है। लेकिन अगर इंडियन एम्बेसीज अगर अब्रॉड में है, वो रेसिडेंट कहाँ होगा, यहाँ का, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां नहीं है, यहाँ। सर कुछ कंपनीज होती है ना जो बाहर अब्रॉड से मतलब होती है, बिल्कुल, सैमसंग, सोनी, ये जितने भी पैनासोनिक ले लो, ये जितने भी कंपनी है, ये जो सिचुएटेड है, ये कहाँ का है? फॉरेन का ही तो है। नेटफ्लिक्स, प्राइम कहाँ का है? फॉरेन का है। ठीक है, तो ये जितने भी फॉरेन का बैठ स्ट्रीमिंग तो इंडिया में ही कर रहा है, Yes, sir. जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में भी है। तो इंडिया वाला जितना स्ट्रीमिंग होगा, जो रेवेन्यू होगी, वो हमारे इंडिया के नेशनल इनकम में आएगा, ना कि फॉरेन के नेशनल। ठीक है, क्योंकि वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में। आया समझ में? बस एम्बेसीज के केस में नहीं। समझ में आया? तो ये 4 चीजें हैं जिसको आपको लर्न करना है।